नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में जो अराजकता फैला हुआ है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं? क्या राज्यपाल हैं? या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं? हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसके लिए कम ही दोषी माना जा रहा है, क्योंकि जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, यह किसी का सुन ही नहीं रहे हैं। सबका तौहीन कर रहे हैं, सबका अवज्ञा कर रहे हैं, खुद के आगे सबको कम आंक रहे हैं, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक में अराजकता फैला हुआ है। घोटाले हो रहे हैं। मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि लगभग 1 दर्जन प्रकार के घोटाले हो रहे हैं शिक्षा विभाग में। और आज़ाद भारत के इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षा जगत में सबसे अत्यधिक घोटाले का यदि जिक्र किया जाए तो वह बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक के रहते हुए हो रहा है। जबकि एसीएस के पाठक की ईमानदारी का बखान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से भी कर चुके हैं। अब उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि इस भ्रष्ट, इस चोर, इस डकैत, इस लुटेरा, इस आतताई, इस निरंकुश, निर्लज, निष्ठुर, निर्मम एसीएस की प्रशंसा की कसीदे उन्होंने सदन से गढ़ा। अब आशंका तो यही जताई जा रही है कि एसीएस के पाठक जो भी कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री के इशारे पर कर रहे हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री जदयू के नेता हैं और जो राज्यपाल हैं उनकी यहाँ पे राज्यपाल के रूप में, चूँकि केंद्र सरकार के सलाह से, उनके मशवरा से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त की जाती है, तो हो सकता है, चूँकि भाजपा भी हमेशा से यह कोशिश में रही है कि नीतीश कुमार का जो उनका जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर दिया जाए। और दूरदर्शी प्रवृत्ति के नेता नीतीश कुमार भी इसे भली भांति जानती हैं। भले ही नीतीश कुमार की मजबूरी है भाजपा के साथ रह करके सरकार में बने रहना, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच प्रारंभ से ही यह एक अंतर विरोध रहा है, अंदरूनी विरोध रहा है। तो हो सकता है कि इस अंदरूनी विरोध के वजह से भी एसएस के पाठक जो है वह उनकी जो करतूतें हैं, उनकी जो काला कारनामे हैं, वह सर के ऊपर से जा रही है। लेकिन एसीएस के पाठक के विरुद्ध अब विद्रोह फूट पड़ा है। अब क्रांतियां शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। अब एसीएस के पाठक शायद ही बच पाए। कब तक बचेंगे? अप्रैल और मई, 4 जून के बाद वो जाएंगे कहाँ? अभी सभी मजबूर हैं, चाहे वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, अभिभावकगण हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, वे सभी एसीएस के पाठक के विरुद्ध सामूहिक और संगठित तौर पर आंदोलन न करने को मजबूर हैं। इस वजह से आचार संहिता लागू है, धारा 144 लागू है और वे उस संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर के, जहाँ पे विभागीय कार्यालय हैं, जहाँ पे पार्टी कार्यालय हैं, जहाँ पे सरकारी कार्यालय हैं, सरकार के ऑफिस हैं, मुख्यमंत्री का आवास है, उन जगहों पर जाकर के और वे घेराव नहीं कर सकते हैं। और जब तक सड़कों पर एसीएस के पाठक के इस काले करतूतों के खिलाफ न उतरा जाए, तब तक एसीएस के पाठक के विरुद्ध कार्रवाई करने को न राज्यपाल मजबूर हो पाएंगे और न ही सरकार मजबूर हो पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल या फिर बिहार सरकार के पास इतना शक्ति नहीं है कि एक दर्जनों विभाग में से एक विभाग, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर वे कार्रवाई कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मजबूरी है कि वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध आपने देखा कि भारत के सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र छात्राओं, कार्यकर्ताओं ने एसीएस के पाठक के घर के घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि धारा 144 लागू थे, आचार संहिता है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें रोक दिया गया और उनका जो घेराव था वो प्रभावी नहीं रह पाया, क्योंकि उनमें से दर्जनों छात्र छात्राओं अभी जो कार्यकर्ता थे उन्हें जो है डिटेन कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद जो है वो प्रभावी नहीं रहा, समाप्त कर दिए गए। लेकिन अब मात्र 2 माह की मोहलत है एसीएस के पाठक के पास। यदि 2 माह के अंदर ये सुधार नहीं करते हैं तो या तो मतगणना से पूर्व ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा स्वतः, यदि खुद की बचाव करनी है तो, और नहीं यदि बने रहना है तो फिर इन्हें झेलना पड़ेगा। और सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि शिक्षक संगठन भी, छात्र संगठन, अभिभावकगण के अंदर भी, उनके मन मस्तिष्क में भी अब आक्रोश है कहीं ना कहीं एसीएस के पाठक के विरुद्ध। अब एसीएस के पाठक का जो काले कारनामे हैं, जो शिक्षा सुधार के आड़ में जो उन्होंने शिक्षा को भाड़ में पहुंचाने का प्रयास किया है, लूट खसोट मचाया हुआ है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार जो मचाया हुआ है, वह अब किसी से बचा हुआ नहीं है। सभी को पता है कि किस प्रकार से थाली घोटाला, बैंडेज घोटाला, किस प्रकार से जो है भवन जीर्णोद्धार घोटाला, भवन निर्माण घोटाला, किस प्रकार से सभी घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों के विरुद्ध अब जो है सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, उन सभी को पता चल चुका है ये घोटाले हो रहे हैं। और
ये घोटाले को बर्दाश्त करने के लिए जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं या प्रधानाध्यापक है वो मजबूर हैं। क्योंकि अब देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से जो मुज़फ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के जो राकेश सर के साथ हुआ कि वहाँ पे अकाउंटेंट जो है वह लगातार दबाव बना रहा है कि जो भी प्रधानाध्यापक के माध्यम से कार्य हुए हैं, तो उसमें 10% जो है कमीशन डीओ को पहुँचाने हैं। जबकि प्रधानाध्यापक महोदय सीधा से इनकार कर चुके थे कि नहीं, जब कार्य सही हुए हैं, जब लूट-खसोट नहीं हुआ है, तो फिर कमीशन क्यों देगा कोई? और कमीशन उन्होंने नहीं देने का फैसला लिया। उसके बाद जो है डीओ को फ़ोन जाता है, फिर डीओ अपना पूरा गुंडे मवाली के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है और हावी हो जाता है प्रधानाध्यापक के ऊपर। उसके बाद समरसेबुल का भी बात आती है कि 2-2 समरसेबुल ऑलरेडी उस विद्यालय में हैं। फिर भी सिर्फ़ इस वजह से कि समरसेबुल गाड़ने के आड़ में लाख, डेढ़ लाख रुपए जो है वो लूटा जाए, इस वजह से जो है प्रधानाध्यापक पर डीओ प्रेशर बनाता है कि नहीं समरसेबुल लगाना ही होगा, गाड़ना ही होगा। उससे भी राकेश सर मना कर देते हैं और फिर जो है हाथापाई पर उतर आता है डीओ और उसमें किसी प्रकार डीओ को चोट लगती है, उसका कपार फूटता है और एक पक्षीय कार्रवाई जो है प्रधानाध्यापक पर किया जाता है। उसके विरोध में वंशीधर वंशीधर सर ने जो है वहाँ के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं को एक हाथ में डंडा और एक हाथ में गुलदस्ता थमा दिया कि जो निरीक्षी कर्मी, जो निरीक्षी पदाधिकारी आएँगे और जिस रूप में आएँगे उसी रूप में उनके साथ पेश होना है। यदि शिक्षा सुधार हेतु वे सुधारात्मक मन मस्तिष्क में अपने विचार लेकर के आएँगे तो उन्हें गुलदस्ता से स्वागत करें और यदि वे कमीशन खाने के लिए, लूट मचाने के लिए वसूली अधिकारी के रूप में आएँगे तो उन्हें फिर डंडा से स्वागत करें। जिसका उनका जो है परिणाम भुगतना पड़ा कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालाँकि सस्पेंड कर देने से वे टूटे नहीं बल्कि और वे दृढ़ हो गए हैं और वे मजबूत हो गए हैं। राकेश सर पर जो कार्रवाई हुई उससे वे टूटे नहीं बल्कि और वे दृढ़ हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। अमित विक्रम का 1 हफ्ता के लिए जो वेतन स्थगित किया उससे वो डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि उन्होंने तो फैसला कर लिया कि जब तक सीधा में सुधार नहीं हो जाता, एसएसके के पाठक पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक जो लगभग 1,60,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर जो विभागीय कार्रवाइयाँ हुई हैं एसएसके के पाठक के द्वारा, जब तक उन सभी को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आज्ञा का अवहेलना होना बंद नहीं हो जाता है, एसएसके के पाठक जब तक अपने इस हठधर्मिता को छोड़ नहीं देते हैं, तब तक वे विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, यदि साहसी लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उनका साहस और बढ़ रहा है, उनकी मजबूती और बढ़ रही है, उनकी दृढ़ता और बढ़ रही है। तो इससे कोई डरने वाला नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के एससीएसके के पाठक तब तक सेफ हैं, जब तक कि आचार संहिता है, चुनाव चल रहे हैं, धारा 144 लागू है। वरना एक-एक बच्चा जितने जल्दी, क्योंकि बाढ़ का पानी रुकता नहीं है, तो जितने तेजी से एससीएसके के पाठक का प्रसिद्धि बच्चा-बच्चा तक के मन मस्तिष्क में गया, उतने ही तेजी से एससीएसके के पाठक के खिलाफ भी उनके मन और मस्तिष्क में बुरा विचार भी उत्पन्न हो गया कि एससीएसके के पाठक जो दिखता है वास्तव में वो है नहीं। क्योंकि ये जो शिक्षा सुधार की जो आड़ ले रहा है, उस आड़ में शिक्षा जगत में हज़ारों करोड़ रुपए का लूट मचाया हुआ है। डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी 2-2 3-3 लाख रुपया, जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर है 2-2 3-3 लाख रुपया देकर के उन्होंने बहाली ली और उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीना करेंगे या फिर 1 साल करेंगे, वो सभी को निकल जाना पड़ेगा। उनकी नौकरी कोई अस्थायी नहीं है, कोई नियमित नहीं है, तो उन्हें नौकरी आज न कल छोड़ कर के जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ, जिस प्रकार से आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स के साथ हुआ, अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन ड्यूज है, उन्हें निकाल जाना पड़ा। आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 6 माह का ड्यूज है, 1 दिन का भी वेतन उनको नहीं मिला है, जबकि 2-2 लाख रुपया दे करके उन्होंने घूस और बहाली ली थी, उन्हें निकल जाना पड़ा। तो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, रात्रि प्रहरी, परिचारिका, सफाई कर्मी, स्वीपर जो भी हैं, तो उन्हें नौकरी की क्या गारंटी है? उन्हें भी निकल जाना पड़ेगा। तो हम तो बार-बार कह रहे हैं कि जो भी संविदा पर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाली जो लिए हैं, वे यहाँ पे रहते हुए और यति शीघ्र जो है वे कहीं निजी जॉब ही अच्छा ढूँढ लें, तो वे जुगाड़ में रहें। क्योंकि उनकी नौकरी ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल हो गए, तो नियोजित शिक्षकों के तरह या फिर 1500 पर जो बहाल हुए थे शिक्षा मित्र, उनके जैसे आप भी नियमित हो जाएँगे, आपका भी वेतन जो है 40,000 50,000 रुपए हो जाएगा। वो दिन अब लद चुका है, वैसा नहीं होने वाला है। या सिर्फ़ एसएसके के पाठक अपना काम निकालने के लिए और हज़ारों करोड़ रुपए कमाने के लिए साथ ही जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो उस चुनाव को जीतने के लिए जो है कई प्रतिनिधि जो हैं एसएसके के पाठक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लूट का पैसा जो है चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन सब के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आप सभी अपने ज़िंदगी के बारे में स्वयं सोचें। आपका जीवन जो है कोई दूसरा कोई आकर के बदल नहीं देगा, कोई सुधार नहीं देगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सभी छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी जो निम्न स्तर के हैं, कर्मचारी जिन पर एससीएसके के पाठक जो है हर एक छोटी-सी भूल पर उनकी वेतन स्थगित कर दे रहा है, उनका वेतन काट ले रहा है, उनको सस्पेंड कर दे रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहा है और लूट-खसोट जो मचाए हुए हैं आपके माध्यम से बदनामी, आप सभी जो निम्न स्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, उनका हो रहा है, जबकि पैसा अधिक जो है वह एससीएसके के पाठक या फिर अन्य जो है सरकार के जो मंत्री हैं सरकार में, उनके पास पहुँच रही है। तो आप सभी संगठित हों और मात्र 4 जून का इंतजार करें। 4 जून के बाद जो है आप संगठित होकर के एक साथ एकजुट होकर के लाखों की संख्या में पटना को छावनी में तब्दील कर दें। इसीलिए मैंने कहा है कि एससीएसके के पाठक
कब तक छुपेगो धारा 144 के आड़ में? कब तक छुपोगे धारा 144 की आड़ में? जब छात्र सैलाब उमड़ेगी तो तुम चल जाओगे भाड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।